शांत रात थी। एक बस पहाड़ी इलाके से गुजरती हुई नजर आई। बस के अंदर दो पैसेंजर्स थे जो एक दूसरे को जानते नहीं थे। एक का नाम आना था जो एक नर्स है और दूसरा था फ्रेडी, एक कॉमिक आर्टिस्ट। फिर एक छोटा सा हादसा हुआ। अना की किताब अचानक नीचे गिर गई। इसी बहाने दोनों की बातचीत शुरू हो गई। बातों बातों में पता चला कि दोनों एक ही छोटे से टाउन में रहते हैं। इसी दौरान फ्रेडी को मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने का। उसने अना का चेहरा स्केच करने की कोशिश की। जो माहौल पहले थोड़ा ऑकवर्ड था अब धीरे धीरे हल्का और कंफर्टेबल होने लगा, क्योंकि फ्रेडी लगातार अना से बात करने की कोशिश करता रहा। लेकिन अचानक ही माहौल बदल गया। बस जिसमें वो दोनों सफर कर रहे थे एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। अना की आंखें अपने घर में खुलती हैं, लेकिन पूरी तरह से कंफ्यूजन के साथ। उसने कुछ अजीब सा महसूस किया जब उसने देखा कि उसके अंडर आर्म्स के बाल घने होने लगे हैं। ये इस बात का इंडिकेशन था कि शायद वो काफी लंबे समय तक बेहोश थी। फिर अना अपने काम के लिए निकली। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि कुछ तो अजीब हो रहा है। पूरा बिल्डिंग जहां वो काम करती थी खाली पड़ा था। एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। कंफ्यूज्ड अना ने डिसाइड किया कि वो बाहर जाकर चेक करेगी, लेकिन वहां भी उसे जिंदगी के कोई साइंस नहीं मिले, सिर्फ खाली सड़कों और एक अजीब सा सन्नाटा। पैनिक और डर के मारे अना वापस अपने घर चली गई ताकि थोड़ा आराम कर सके, और दिल ही दिल में ये उम्मीद करती रही कि शायद कोई मिल जाए। रात के बीच जब वो गहरी नींद में थी अचानक उसकी आंख खुल गई, क्योंकि उसने अपने पड़ोस के घर से म्यूजिक की आवाज सुनी। जब उसने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला ये फ्रेडी का घर है, और फ्रेडी भी उतना ही कंफ्यूज था जब उसने देखा कि उनके पूरे शहर के लोग अचानक से गायब हो चुके हैं। ये सब देखकर दोनों समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन जाकर कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वहां भी कोई नहीं था। यहाँ फ्रेडी एक रेडियो का यूज करता है ताकि बाहर की दुनिया से कॉन्टेक्ट किया जा सके, लेकिन अफसोस सारी कोशिशें बेकार गईं, क्योंकि रेडियो पर एक भी फ्रीक्वेंसी कैच नहीं हो पाई। सिटी से निकलने से पहले फ्रेडी ने एक गन उठाई, ये सोचकर कि शायद उन्हें अपने आप को किसी अननोन थ्रेट से बचाना पड़ सकता है। उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि वो शहर छोड़ देंगे। लेकिन जब वो सिटी के बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो देखा कि बाहर जाने का रास्ता किसी काली और अजीब फॉग से ब्लॉक है। जब उन्होंने शहर के सारे एग्जिट्स चेक किए तो पता चला कि हर जगह वही काली फॉग छाई हुई है। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि ये फॉग पूरे शहर को घेर चुकी है, और ये फॉग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जब तक पूरा शहर उसमें सिमट नहीं जाता। जब निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो अना और फ्रेडी वापस शहर के सेंटर की तरफ गए ताकि एरिया को और एक्सप्लोर कर सकें। रास्ते में अना को एक रेस्टोरेंट मिला, लेकिन जैसे ही वो उस जगह के पास पहुंची वो एरिया अचानक से लोगों से भर गया, और तब पता चला ये सब एक फ्लैशबैक था साल 1992 का, जब अना और फ्रेडी दोनों काफी छोटे थे। अना अपने बचपन को देखती है जो अपनी मासी लू के साथ एक अच्छा पल बिता रही होती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडी जो बाहर खड़ा होता है उसे भी एक फ्लैशबैक आता है अपने बचपन की यादों का, जब वो एक कार्निवल पोस्टर देखता है जो उसकी माँ से जुड़ी एक पुरानी याद को ट्रिगर करता है। अना जैसे ही अपनी मासी को छूने की कोशिश करती है वो पूरी मेमोरी तुरंत गायब हो जाती है और दोनों वापस प्रेजेंट टाइम में लौट आते हैं। अना जो अभी भी कंफ्यूज थी ये सोचने लगती है कि क्या ये हेलुसिनेशन कोई सिग्नल है, क्या ये उनके लिए सॉल्व करने वाली कोई मिस्ट्री है। वो अपनी रियलिटी को लेकर भी शक करने लगती है। उसका शक होता है कि शायद बस एक्सीडेंट के वक्त ही वो दोनों मर चुके हैं। फ्रेडी ने ये बात सुनी, लेकिन उसने इस बात को न तो पूरी तरह झुठलाया और न ही एक्सेप्ट किया, बल्कि उसने ये सोचा कि हो सकता है वो किसी पैरेलल डायमेंशन में फंसे हुए हैं जो उस बस एक्सीडेंट की वजह से हुआ हो। तो अब ये जानने के लिए कि उनके पास कितना वक्त बचा है, फ्रेडी ने फॉग की स्पीड कैलकुलेट करनी शुरू की। कैलकुलेशन के बाद फ्रेडी ने एस्टिमेट किया कि अगले 3 दिनों के अंदर पूरा शहर फॉग से ढक चुका होगा। टाइम लिमिटेड है। ये समझकर आना और फ्रेडी ने डिसाइड किया कि वो सुपरमार्केट जाकर कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करेंगे। इसी दौरान बातचीत के बीच आना को अचानक एक वॉइस रिकॉर्डिंग याद आई जो उसने सबसे पहले हॉस्पिटल में मिली थी। यहीं से दोनों वापस हॉस्पिटल गए और सीधा सीसीटीवी रूम में पहुंच गए। आना ने रिकॉर्डिंग प्ले की और तब उसे रियलाइज हुआ कि ये एक डॉक्टर की आवाज थी जो डिस्कस कर रहा था कि क्या 3 दिन बाद किसी पेशेंट का लाइफ सपोर्ट बंद कर दिया जाए या नहीं। और उस रिकॉर्डिंग में एक बच्चे का नाम भी मेंशन किया गया था। तब जाकर सच सामने आया। असल दुनिया में अना और फ्रेडी पिछले 2 महीने से कोमा में थे उस बस एक्सीडेंट के बाद जो उन दोनों के साथ हुआ था, और अब उनकी कॉन्शियसनेस एक ऐसी रियलिटी में फंसी हुई है जो दर्शाती है उनके जीवन के आखिरी 3 दिन, जिनमें उनका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उनकी सफरिंग खत्म कर दी जाए हमेशा के लिए। ये सब समझने के बाद आना ने डिसाइड किया कि उसे अपने कोमा से बाहर आना है और वापस रियलिटी में लौटना है। इसलिए एक रास्ता ढूंढने के लिए फ्रेडी ने आना को मनाया कि वो दोनों उस काली फॉग के अंदर जाकर जवाब ढूंढते हैं। जब वो सक्सेसफुली फॉग के अंदर घुसते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा पत्थर का गेट मिलता है, जिसे देखकर फ्रेडी कहता है कि उसने इस गेट को पहले भी देखा है। लेकिन अफसोस ये गेट खुल नहीं रहा था और इसे खोलने वाली कीज जमीन पर बिखरी हुई थी, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। फ्रेडी कीज ढूंढने में लगा होता है, तभी अना को गलती से एक लंबी सी चेन मिलती है जो एक बड़े से पत्थर से बंधी होती है, जो ये इंडिकेट करती है कि शायद ये सब जानबूझकर इस तरह से रखा गया है। पैनिक के बीच अना और फ्रेडी मुश्किल से फॉग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि फ्रेडी एक पॉइंट पर लगभग पकड़ा ही गया था जब वो कार कीज उठा रहा था जो नीचे गिर गई थी। जब वो सेफ हो जाते हैं तो दोनों वापस शहर लौट आते हैं। वहीं फ्रेडी और आना मिलकर जो कुछ भी उन्होंने फॉग के अंदर देखा था उस पर डिस्कस करते हैं और इस बात पर भी कि वो इस रियलिटी से कैसे निकल सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो फ्रेडी के घर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं एक और फ्लैशबैक ट्रिगर होता है 1992 का।
फ्रेडी को याद आता है एक पल जब वो अपने कमरे में अकेले बैठा कॉमिक्स बना रहा था। तभी उसके पापा आए और उसे बोला कि वो उसे कार्निवल ले जाएंगे। ये खुशी भरा पल था, लेकिन छोटा फ्रेडी उस वक्त इस बात को समझ ही नहीं पाया। असल में ये आदमी उसका असली बाप नहीं था, लेकिन फिर भी जो प्यार और केयर उसने फ्रेडी को दिया, उस वक्त फ्रेडी उसे समझ नहीं पाया, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ उसके ड्राइंग्स में था। फ्लैशबैक के बाद आना और फ्रेडी सिटी से निकलने के लिए एक नया रास्ता ट्राई करते हैं, इस बार नदी के रास्ते से। लेकिन वहां भी कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। नदी में सफर के दौरान एना और फ्रेडी अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। फ्रेडी बताता है कि उसे बचपन से ही डरावनी चीजें ड्रॉ करना पसंद था। उसके लिए हॉरर एक ऐसी फीलिंग थी जो उसे जिंदा होने का एहसास दिलाती थी। वो कहता है कि उसके बनाए हॉरर सीन्स कभी कंप्लीट नहीं होते थे, या फिर उनका एंड ऐसे होता था जो कभी खत्म नहीं होता, जैसे एक ऐसी कहानी जो चलती जाए बिना रुके। अना के घर लौटने के बाद फ्रेडी एक सरप्राइजिंग बात शेयर करता है। वो बताता है कि उसके बनाए गए कॉमिक में एक मिस्टीरियस स्टोन गेट था, जो बिल्कुल उसी गेट जैसा लगता है जो उन्होंने पहले देखा था, और उस गेट को खोलने वाली की भी बहुत मुश्किल से मिलती है। कॉमिक के उस पेज पर एक डेट लिखी थी जो एग्जैक्टली उसी वक्त के आसपास की थी जब आना को उसकी आंट एक कार्निवल ले गई थी। ये सब जानकर फ्रेडी और आना डिसाइड करते हैं कि सच क्या था। ये जानने के लिए उन्हें सिटी पार्क जाना चाहिए। जैसे ही वो पार्क पहुंचते हैं, अचानक दोनों 1992 में पहुंच जाते हैं। वहीं दोनों विटनेस करते हैं कि कैसे फ्रेडी और एक छोटा लड़का उसी जगह पहुंचते हैं। यंग फ्रेडी अपने 2 दोस्तों के साथ आया था। वहीं दूसरी तरफ आना, जो उस वक्त बहुत खुश लग रही थी, अपनी आंट लू के साथ आई थी। फ्रेडी और आना उस वक्त एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन बिना जाने वो दोनों उस वक्त एक ही जगह पर थे जब फ्रेडी और उसके दोस्त एक हॉन्टेड हाउस के अंदर जाने का प्लान बना रहे थे। इसी बीच आना और उनकी आंट घर लौटने का प्लान बना रहे होते हैं। आना को रियलाइज होता है कि वो दोनों बचपन से ही किसी तरीके से कनेक्टेड थे। तभी आना अपने करंट सिचुएशन को 1992 के इंसिडेंट से जोड़कर देखने लगती है। उसे याद आता है कि कार्निवल से लौटने के बाद उसने और उसकी आंट ने घर पर एक ड्रामा किया था जिसमें आना को एक नाइट बनना था। वही ड्रामा करते वक्त आना ने गलती से एक कैंडल गिरा दी थी जो आग लगने की वजह बनी, और उसी फायर एक्सीडेंट में उसकी आंट की मौत हो गई थी। ये सब याद करते ही दोनों एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक मॉन्स्टर जैसी आवाज सुनाई देती है। वो दोनों बिना सोचे समझे भागते हैं सीधा स्कूल बिल्डिंग की तरफ। वहां पहुंचकर फ्रेडी और आना एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर अंदर आता है, फ्रेडी एक छोटी सी गैप से झांकता है और तब उसकी नजर पड़ती है एक ऑब्जेक्ट पर जो मॉन्स्टर के बॉडी पर लगा होता है। वही ऑब्जेक्ट देखकर उसे समझ आता है ये वही ऑब्जेक्ट है जो उस स्टोन गेट को खोलने के लिए चाहिए था। दोनों जब महफूज हो गए तो वापस अना के घर लौट आए। जब तक फ्रेडी घर के सारे दरवाजे लॉक कर रहा था, अना एक पुराना बॉक्स खोलने लगती है जो उसके बचपन की यादों से भरा हुआ होता है। उस बॉक्स में उसे एक किताब मिलती है जो कभी उसने खुद लिखी थी, एक ड्रामा सीन जिसमें विलेन एक मॉन्स्टर था और उस मॉन्स्टर को हराने वाली जो कैरेक्टर थी वो खुद आना थी, एक नाइट के रूप में। इसी क्लू से उन दोनों को एहसास होता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो गेट हो या मॉन्स्टर, ये सब उनकी पुरानी इमेजिनेशन का हिस्सा है जो किसी अजीब वजह से अब इस रियलिटी में मैनिफेस्ट हो गया है। और जब उन्हें ये समझ आ जाता है कि इस नाइटमेयर से बाहर निकलने की चाबी उसी मॉन्स्टर के पास ही है, तो दोनों मिलकर एक प्लान बनाना शुरू करते हैं। कुछ मीट और एक्सप्लोसिव से एक इंसानी जिस्म जैसे दिखने वाला डॉल तैयार किया गया। फ्रेडी और आना ने उसे एक जगह पर रख दिया, फिर एक बिल्डिंग के ऊपर से छुपकर देखने लगे। जैसे ही मॉन्स्टर वहां आया और डॉल के करीब पहुंचा, दोनों की सांसें रुक गईं। और सबसे बुरा ये हुआ कि जो जंजीरें उस क्रीचर को रोके हुई थीं, अब टूट चुकी थीं। जानते हुए कि सिचुएशन अब और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, फ्रेडी और अना घबरा जाते हैं और तुरंत भाग निकलते हैं उस क्रीचर से बचने के लिए जो अब उनका पीछा कर रहा था। वो दोनों एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भागते रहे और आखिरकार एक चर्च के अंदर जाकर छुप गए। इतने सारे हादसों के बाद अब उनके बीच का रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा लगने लगा था। यहीं फ्रेडी अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त कुछ अजीब होता है। आना को अचानक से तेज दर्द महसूस होता है और तब पता चलता है कि रियल वर्ल्ड में उसका जिस्म लगभग मरने के करीब है। ये सब देखकर फ्रेडी एक बड़ा फैसला लेता है, वो आना को बचाएगा किसी भी कीमत पर। अब बस एक ही रास्ता बचा है, उसे उस मॉन्स्टर का अकेले सामना करना होगा। फ्रेडी तय करता है वो उस की को लेकर ही लौटेगा या फिर कभी नहीं। लेकिन जैसे ही फ्रेडी बाहर जाता है, अना देखती है कैसे वो क्रीचर फ्रेडी को मार देता है और उसे अंधेरे में घसीट ले जाता है। ये सब देखकर अना का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में उदासी और दिल में बेपनाह मायूसी छा जाती है। अना को लगता है कि फ्रेडी ने सिर्फ उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसी यकीन के साथ अना फैसला लेती है अब वो फ्रेडी को ढूंढने जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अपने पुराने घर के पास से गुजरती है, उसकी नजर अपने बचपन की कुछ यादों पर पड़ती है और अना अचानक डिसाइड करती है कि एक बार वहां रुकना चाहिए। उसी पल एक अजीब ट्विस्ट के साथ अना एक दर्दनाक सच्चाई का सामना करती है, अपनी आंट की मौत के बारे में। उस दिन जब वो कार्निवल से वापस आई थी, छोटी आना अपनी आंट के साथ घर पर बड़े उत्साह से एक ड्रामा सीन परफॉर्म कर रही थी। उस सीन में आंट लू एक मॉन्स्टर का रोल प्ले कर रही थी जिसे आना हराने वाली थी। लेकिन आना को ये नहीं पता होता कि उसके घर के बिल्कुल बाहर फ्रेडी और उसके दोस्तों को वहां आते देखा गया था। उन्हें लग रहा था कि ये घर किसी भूतिया जगह जैसा है। फ्रेडी, जो अपनी हिम्मत दिखाना चाहता था, उस घर पर पत्थर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद फ्रेडी वापस आता है।
उसका शरीर बुरी तरह से घायल होता है और तब पता चलता है कि आना की आंट की मौत के पीछे जो वजह थी वो फ्रेडी खुद था। ये जानकर फ्रेडी का गिल्ट और भी गहरा हो जाता है। वो आना से माफी मांगता है एक ऐसे हादसे के लिए जो उसने कभी जानबूझकर नहीं किया था, और इसी गिल्ट की वजह से आखिरकार दोनों एक ऐसी रियलिटी में फंस जाते हैं जो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि दोनों के अंदर हमेशा गिल्ट था और वो कभी अपनी रियलिटी का सामना नहीं कर पाए। कुछ ही पल बाद मॉन्स्टर अचानक से घर के अंदर आ जाता है। डर के बावजूद आना उसके सामने खड़ी हो जाती है, उस क्रीचर का सामना करती है। जब वो क्रीचर बेहोश हो जाता है, आना उसके शरीर से वो की निकाल लेती है। वक्त बहुत कम था, इसलिए आना जल्दी से फ्रेडी के जिस्म को उठाकर वापस उस स्टोन गेट तक ले जाती है, जहां वो तुरंत गेट खोलने की कोशिश करती है। शुरुआत में की से गेट नहीं खुल पाता, लेकिन फिर आना को समझ आता है कि इस दुनिया से निकलने के लिए उसे और फ्रेडी को मिलकर दरवाजा खोलना पड़ेगा, एक ऐसे सिंबल के रूप में जो दिखाता है कि उनकी तकदीरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आखिरकार आना रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है और होश में आते ही सबसे पहले फ्रेडी के बारे में सोचने लगती है। बेचैनी के साथ आना उसकी तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन अफसोस फ्रेडी को तब तक घर ले जाया जा चुका होता है। ये जानकर आना तुरंत उसके घर पहुंचती है। जब वो वहां आती है, एक नर्स दरवाजा खोलती है, आना को अंदर बुलाती है और ले जाती है फ्रेडी के पास, जो अब एक व्हील चेयर में बैठा दिखाई देता है। आना उसके पास जाकर बैठ जाती है और उन लम्हों को याद करती है जो दोनों ने एक ऑल्टरनेट रियलिटी में साथ बिताए थे। लेकिन अभी जिस हालत में फ्रेडी था, उसे सिर्फ एक ही चीज याद थी, उन दोनों की पहली मुलाकात बस में। आना, जो अब भी क्यूरियस थी, फ्रेडी की नैनी से पूछने लगती है। तब उस नैनी ने बताया कि फ्रेडी हर रात एक जैसे सपने देखता है और उन सपनों से ही फ्रेडी बार बार एक अनजान औरत की स्केचेस बनाता रहता है। इन्हीं इमेजेस को बेस बनाकर आना एक बार फिर कोशिश करती है फ्रेडी की उस ऑल्टरनेट दुनिया वाली यादों को वापस लाने की। शुरुआत में फ्रेडी कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन धीरे धीरे वो आना के चेहरे को छूता है और तब अचानक उसके मन में एक के बाद एक फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, उन सभी पलों के जो उन्होंने साथ बिताए थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी आफ्टर मूवी की, जो 2012 में रिलीज हुई थी। एक फैंटेसी हॉरर जॉनर की फिल्म जिसका प्लॉट मेरी नजर में काफी अच्छा था। तो शुक्रिया इस एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ।